और हिंदुओं से मैं पूछता हूँ कि तुम वहां पे क्या करने जा रहे हो? अगर भाई कोई तुम्हारा गर्दन ही काट रहा है या तुम्हें ब्लैकमेल ही कर रहा है, या ब्लैकमेल नहीं, सॉरी, ब्लैकलिस्ट कर रहा है, माफ कीजिएगा, हाँ। अगर तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर रहा है तो फिर तुम्हें क्यों जाना है वहां पे? करो ब्लैकलिस्ट, अच्छी बात है। हम एक न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद आज ऐसी क्राइसिस से क्यों गुजर रहे हैं कि हमारे पास बिजली नहीं है? तो हाँ एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सो फ्रेंड्स, अजमेर दरगाह में हमारे हिंदू भाई मत्था टेकने और चादर चढ़ाने भारी मात्रा में जाते थे, लेकिन कुछ दिनों से ऐसे हालात हुए हैं कि वहाँ पर हिंदू भाइयों ने जाना बंद कर दिया है। इस वजह से वहाँ पर 90% व्यापार ठप हो गया है, दुकानों पर ताले लग गए हैं, लोगों की आमदनी घट गई है, लगभग 50 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं, भारत से भी और पाकिस्तान से भी, बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब का भी आपने यकीनन क्लिप देखा होगा, उन्होंने भी यही बात की है कि पाकिस्तान की भी वही हालत हो सकती है जो श्रीलंका की। लेकिन बहुत लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान के पास सी पैक है, पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप किस तरह से देखते हैं इस सारी सिचुएशन को? आरजू जी, ऐसा है कि ये पाकिस्तानियों को झूठ बोला गया है। सिर्फ शाह महमूद कुरैशी ने नहीं, काफी प्राइम मिनिस्टर्स ने झूठ बोला है। ये कैसा लॉजिक है? आप खुद सोचिए, आप खुद सोचिए, आप भी पाकिस्तानी हैं। आप खुद सोचिए कैसा लॉजिक है आरजू जी, जिसमें आप ये कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास एटम बम है। यानी कि आप क्या आईएमएफ को एटम बम मार देंगे? आप अमेरिका पे एटम बम छोड़ देंगे, इंडिया पे छोड़ देंगे, इजराइल पे छोड़ देंगे? क्या एटम बम से क्या करना है? एटम बम ही वजह है जिसकी वजह से, वन ऑफ द वेरियस फैक्टर्स, वन ऑफ द 4-5 फैक्टर्स जिसकी वजह से बेड़ा गर्क हो रखा है। देखिए ऐसा है, मैं आपको बताता हूं, एटम बम के बारे में जब पाकिस्तानी बात करते हैं कि साहब हमारे पास एटम बम है और दुनिया हमें डूबने नहीं देगी, वो ये कह रहे हैं कि हम दुनिया की गले की हड्डी बन चुके हैं। ये कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं है, ये कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं है। ये तो वही बात है कि साहब मेरे पास गाड़ी नहीं है, लेकिन जो आपके घर के सामने वाली सड़क है उसको मैं खोद दूंगा। मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, लेकिन आप भी अपनी गाड़ी नहीं चला पाएंगे। तो कहने की बात यह है कि व्हेनेवर पाकिस्तानी से ना हमारे पास एटम बम है, वो ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में कुछ ज्यादा कुछ होता है, डिस्टेबलाइज हो जाता है, तो एटम बम गलत लोगों के हाथ में पड़ सकते हैं, इसलिए डर के मारे लोग हमें पैसा दे देंगे। ये पाकिस्तान का आर्ग्यूमेंट है। मुझे लगता है कि बड़ा गलत, एक नेगेटिव किस्म का आर्ग्यूमेंट है। और शाह महमूद कुरैशी साहब को ये कहना नहीं चाहिए, पढ़े लिखे आदमी हैं। और बाकी भी लोग जो हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं पाकिस्तान के, अच्छा एक्सपोजर है, पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया घूमे हैं, दानिश्वर लोग हैं। ऐसे तो नहीं है कि कहीं से मुंह उठा के आ गए। ये सब, वेदर इट्स इमरान खान, वेदर इट्स शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और पहले प्रेसिडेंट आपके जरदारी साहब, ये सबका एक ही चीज माननी है कि क्योंकि हमारे पास एटम बम। बात करें भारत की और अजमेर शरीफ की, तो एक ये भी न्यूज चल रही है कि वहां पर कहा गया है कि जी जो हिंदूज हैं उनका बाइकआउट किया जाए, उनके साथ किसी किस्म की कोई चीज उनसे ना ली जाए, ना खरीदी जाए, ना कोई डोनेशन लिया जाए। ये सब क्या हो रहा है? देखिए, अगर हिंदू अजमेर शरीफ जाना बंद कर देता है तो अजमेर शरीफ में ताला लग जाएगा, क्योंकि अजमेर शरीफ में 80-90% हिंदू ही जाता है वहां पे। ये बड़े बड़े फिल्म स्टार जाते हैं वहां पे, आप फोटो देख लीजिए, आप इंटरनेट पे गूगल सर्च करिए, अजमेर शरीफ की बड़े बड़े फिल्म स्टार जाते हैं, सारे के सारे हिंदू। ठीक है, वहां पे जाते हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर जाते हैं मन्नत मांगने के लिए। एक आस्था है मन में, अच्छा है बुरा है वो उनका पर्सनल मैटर है, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, अगर किसी को वहां पे जो भी खादिम वगैरह हैं, अगर उनको 1 रुपए का भी मन में शक है, 1 रुपए का उनके मन में शक है कि भाई ऐसा है कि हिंदुओं को बॉयकॉट तो कर दो, हम तो चाहते हैं बॉयकॉट करें, हिंदू खुद ही नहीं जाएंगे वहां पे। वहां पे जो भीड़ लगती है ना हर्षू जी, वहां पे जो भीड़ लगती है वो कौन है? वो लोग कौन जाते हैं? इनको जो अपने ऊपर, जो दरगाह वालों के अपने ऊपर एक घमंड है, गुरूर है कि भाई हम बड़े तीसमार खान हो, नहीं तुम्हें तीसमार खान बनाया गया है और वो हिंदुओं ने बनाया तीसमार खान। अगर वहां पे हिंदू बॉयकॉट नहीं, अगर कल हिंदू बोले कि हम नहीं जा रहे अजमेर, अजमेर को जानता कौन है? अजमेर में है क्या? अजमेर में है क्या? अजमेर में कुछ भी नहीं है। एक बहुत शानदार स्कूल जरूर है वहां पे, मेयो कॉलेज,
इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े लोग वहां से निकले हैं, मेरे कई दोस्त भी हैं मेयो कॉलेज से। पर अगर आप मेयो को निकाल दें और दरगाह शरीफ को निकाल दें, वहां पे कुछ है नहीं, वहां पे देयर इज नथिंग इन अजमेर। तो मैं तो चाहता हूँ बॉयकॉट करें, ये क्या बॉयकॉट करें, मैं तो चाहता हूँ हिंदूज बॉयकॉट करें कि आपको क्यों जाना है यार, आपको क्या क्या मिल रहा है वहां पे अजमेर शरीफ में जाने के लिए। वैसे भी इस्लाम में तो मानते नहीं, कब्रों पे चादर चढ़ाना और ये सब तो इस्लाम में हराम माना जाता है। तो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो पता ही है, सही। जो जो हजरत मोहम्मद साहब की कब्र थी सऊदी अरेबिया में, वो तो शिफ्ट कर दी सऊदीज ने। वहां पे पता नहीं कोई मॉल बनाया, पार्किंग लॉट बना दिया, कुछ बताया, मैंने पढ़ा था कहीं पे, तो प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वहां पे पार्किंग लॉट उन्होंने बना दिया, कुछ बना दिया वहां पे स्ट्रक्चर, उनकी भी कब्र शिफ्ट कर दी। तो ये सब जो मजारों में जाना, चादरें चढ़ाना, ये तो गैर इस्लामी है, ये इस्लाम में इसका कोई स्कोप है ही नहीं। आप तो जब सर झुकाते हैं किसी पीर के सामने, या आप पीर पीर की जो कब्र है आप उसके सामने सर झुका रहे हैं, तो इसका मतलब आप उसके सामने सजदा कर रहे हैं। मुसलमान को तो बोला है कि सिर्फ तुम अल्लाह के सामने सजदा करोगे। इवन हजरत मोहम्मद के सामने कहते हैं कि सजदा नहीं होता हजरत मोहम्मद साहब का। इज्जत उनकी पूरी है, रिस्पेक्ट उनकी पूरी है, वो आखिरी पैगंबर हैं अल्लाह के, ये बात तय है इस्लाम में। लेकिन सर मुसलमान का उनके सामने भी नहीं झुकेगा, सर झुकेगा सिर्फ अल्लाह के सामने। तो ये कब्रों पे जाके सर क्यों झुका रहे हैं मुसलमान, आप पहले ये बताइए मुझे। हम एक न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद आज ऐसी क्राइसिस से क्यों गुजर रहे हैं कि हमारे पास बिजली नहीं है, बिजली के लिए लोग रोजाना प्रोटेस्ट करते हैं, कभी वारदा के ऑफिस में जाके तोड़ फोड़ करते हैं। वजूहात आपको सर क्या नजर आती है? देखें, अपना फ़खर यूसुफजई साहब, बिजली का होना ना होना आप कह सकते हैं कि शहरी लोगों का, मिडिल क्लास का बहुत बड़ा इशू है आज लेकिन जिस मुल्क में लोग जिन्हें साफ पानी नहीं मिलता पीने को, अगर उस चीज को भी आप काउंट कर लें तो इसको कहते हैं क्लासिक केस ऑफ अनइवन डेवलपमेंट और इररेशनल प्रायोरिटीज। ये दोनों चीजें याद रखें कि डेवलपमेंट जो हुई, देखें दुनिया के अंदर जो जो ताकतें बनी, क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पावर्स, उनके पीछे पूरा 100-200 साल का या कम से कम 70 साल का जो सोवियत यूनियन का एक्सपीरियंस है, वो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनाने का, लोगों के भूख नंग को ख़त्म करने का, कॉलेज फ्री, एजुकेशन फ्री। रशिया में ये हुआ, वेस्ट के अंदर उन्होंने बहुत लिबरल सोसाइटीज़ बना दी, और फिर आखिर में सेकंड वर्ल्ड वॉर के आखिर के स्टेजेस पे जब पता लगा कि हिटलर इज ट्राइंग टू मेक एन एटम बम, उसे तब कहते थे, अब न्यूक्लियर बम, शायद कोई टेक्नोलॉजी में फर्क होगा जी। तो उसके उस बम बनाने से पहले उसको तबाह कर दिया गया, ठीक है, लेकिन अमेरिका ने बना लिया और जापान पे इस्तेमाल किया, और सोवियत यूनियन ने 1949 में अपना बना लिया। इंग्लैंड, फ्रांस और बाद में चाइना, ये चाइना चलो ठीक है एक डेवलपिंग कंट्री थी, लेकिन बहुत बड़ा मुल्क था एशिया का। हर एक ने जो डेवलपमेंट की है ना, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल सेक्टर और इंडस्ट्रियल सोसाइटी जिसमें बेसिक रिक्वायरमेंट सबको अवेलेबल है। हाँ जी, हमारे यहाँ आप देखें 1973 तक मैं पाकिस्तान में था और लाहौर में ज्यादातर, मुझे नहीं याद उस जमाने में कभी भी ये लोड शेडिंग का प्रॉब्लम होता होगा। एक तो कहते हैं मसला ये है कि जी पॉपुलेशन एक्सपेंशन इतनी हुई है कि स्टेट जो भी करे तो उसके बस में नहीं है कि वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, लेकिन मैं इसको नहीं मानता। हाँ, क्योंकि अच्छा भला 60s में हेड स्टार्ट था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का पाकिस्तान के पास, इंडिया से रेट ऑफ ग्रोथ डबल था, और हमारी टेक्सटाइल जो हैं वो सारे हिंदुस्तान में बिकती थी और बड़ा उसका नाम था दुनिया के अंदर। लेकिन अब की जो हकीकत है वो ये है कि समथिंग वेंट रॉन्ग इन द 70s। वो क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ लोग ब्लेम करते हैं कि जी जब नेशनलाइजेशन की भुट्टो साहब ने,
तो जो प्राइवेट एंटरप्राइज होता है ये वो डिस्करेज हुआ, तो लोगों ने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बंद कर दी। कुछ रेडिकल लोगों का ख्याल है कि ये प्रोपोगेंडा है सिर्फ, जी ऐसे नहीं हुआ। लेकिन ओवरऑल जो फैक्ट है, जो आप और मैं शहरी के तौर पे देखते हैं कि ये जो फैसिलिटीज हैं, लोगों ने प्राइवेट जनरेटर बना लिए। मैंने पहले नहीं था सुना कभी प्राइवेट जनरेटर किसी के पास भी होते थे 70s तक। जी अब जिनके पास पैसे हैं उनको फर्क नहीं पड़ता, ये लोड शेडिंग जितनी मर्जी होती रहो। महल वो जो है डिफेंस कॉलोनीज में जहाँ पे रईस रहते हैं, उन सब के पास अपनी फैसिलिटी होती होगी। मिडिल क्लास को ये बहुत हिट कर रहा है, पढ़ने लिखने वाले बच्चों को इस्तेमाल, ऑफिस के क्लर्कों को, यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स को जो शहरों में रहते हैं। गांव में तो पहले भी कभी सर्विस पाकिस्तान में इन्होंने प्रोवाइड नहीं की।